नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास का परिचय, भारत के इतिहास का परिचय करवाते हैं। इतने पहले तो देते हैं यहाँ पर इतिहास का परिचय, भारतीय इतिहास का परिचय। भारत इतिहास का परिचय कहेंगे तो सबसे पहले सबसे प्राचीन काल के जानवर देते हैं। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसको पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के रूप में कहते हैं, उसको जानते हैं जिसमें वैसे जिसके इतिहास की जानकारी हमें किसी भी लिखित प्रकार कहते हैं, वहां उस समय ना लिखित प्रकार के कोई साक्ष्य थे और ना उसे पढ़ते हैं। जब लिखित प्रकार का साक्ष्य नहीं था, केवल पाषाण ही थे, पाषाण और पत्थर से ही हम उसका अध्ययन करते हैं, तब उसी के रूप में हम पाषाण काल कहते हैं। इस समय इसके इतिहास के अध्ययन के लिए हमें पत्थरों कहते हैं, उस समय के मिले औजारों और बर्तनों से ही जो होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस समय किसी प्रकार का लिपि या लेख की आविष्कार नहीं हो पाया था। इसको प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, जिस समय में किसी प्रकार का लिखित कोई साहित्य है, लिखने की कोई कला नहीं थी, लिखने की कोई कला नहीं थी, लिखने देते हैं लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, अंक देते हैं अंक सिंबल के रूप में नहीं आए थे। केवल उस समय के मानवों के बारे में जानकारी हमें कहते हैं पत्थरों से प्राप्त होता है। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य रूप से आदिम मानव की ये तो एक पाषाण आते हैं। प्रागैतिहासिक काल को एक पाषाण काल भी कहते हैं, मतलब पत्थर का युग। पाषाण काल मतलब पत्थर कहते हैं, पत्थर से ही हम उसे जानते हैं कि किस प्रकार के जो थे वहां पे पत्थर यूज किए जाते थे, उसको पाषाण काल के रूप में कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उस जो हैं उस समय के आद्य काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें लिखते हैं लिखित साक्ष्य तो थे, लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन उस होते हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उस काल के उस समय के विवरण को हम आद्य ऐतिहासिक काल में डिवाइड करते हैं, जिस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन आज तक उसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। और ऐतिहासिक काल उसका होते हैं उस समय का विवरण के रूप में है, जिसमें लिखित साक्ष्य भी थे और उसको पढ़ा भी जा सकता है। लिखित साक्ष्य भी है, होते हैं उसमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ उस साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है, जिसके आधार पर इतिहास को लिखा जा सकता है। उस जिस लेखों के रहते हैं लेखों के आधार पर लिखा जाते हैं, ज्ञात किया जा सकता है इतिहास के बारे में, उसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहेंगे तो पूरा पाषाण काल आपातकाल से लेकर के 8000 बीसी तक। बीसी कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यदि पूरा पाषाण काल कहेंगे तो अज्ञात से लेकर के आपातकाल आते हैं, अज्ञात काल से लेकर के अज्ञात काल से लेकर के 8000 बीसी तक। अज्ञात पूरा पाषाण काल को कहेंगे तो अज्ञात काल से लेकर के 8000 बीसी तक। और उसी को कहेंगे यदि मध्य पाषाण काल कहेंगे, मध्य पाषाण काल कहते हैं तो मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक के लगभग तक चला। मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर लगभग 4000 बीसी तक चला। यदि नवपाषाण कहेंगे तो नवपाषाण में कहते हैं पूरा पाषाण, ये पाषाण काल को ही, प्रागैतिहासिक काल को ही 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहेंगे तो अज्ञात काल से लेकर के 8000 बीसी तक, अज्ञात काल से लेकर के 8000 बीसी तक। यदि मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक था, तो 8000 बीसी से लगभग लेकर के लगभग 4000 बीसी के आसपास तक था।
और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को हम कहते हैं 4000 बीसी से लेकर के 2500 ईस्वी रहते हैं, 2500 बीसी के लगभग। बीसी कहने का मतलब है बिफोर कहते हैं कॉमन इरा, या बिफोर कहते हैं क्रिसमस, कह जाते हैं बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी के रूप में जानते हैं, अब उसे बिफोर कॉमन इरा कर दिया गया है, कॉमन इरा। अब यहाँ पे कहते हैं ऐसे ही समझे कि ईसा मसीह के पहले के जो पहले के समय को इसे कहते हैं बीसी के रूप में लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम एडी के रूप में लिखते हैं। तो पूरा पाषाण काल था अज्ञात काल से 8000 बीसी तक, और मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर के रहते हैं 4000 बीसी तक, और नवपाषाण काल 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। यहाँ पर 3 रहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद में आधे ऐतिहासिक काल को, आधे ऐतिहासिक काल को हम देखते हैं कि आधे ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। आधे ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से शुरू हुआ? तो 2500 ईस्वी से लगभग शुरू हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक चला। 2500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक चला। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 लेकर से 1500 ईसा पूर्व। यदि वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक चला? तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को पुनः जो होते हैं 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल होते हैं, वैदिक सभ्यता को पुनः 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब चला? तो 1500 ईस्वी होते हैं, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास तक ऋग वैदिक काल कहलाया। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास के काल को हम ऋग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वहीं पर यदि उत्तर वैदिक काल कहेंगे तो उत्तर वैदिक काल कम से लगभग कब से कब तक था? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, 600 ईसा पूर्व तक। और इसी के आसपास में महाजनपद शुरू हो चुका था। इसी के आसपास में 600 ईस्वी के 6ठी शताब्दी, 600 बीसी में ही लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही लगभग जो होते हैं बीसी रहते हैं महाजनपद काल शुरू हो चुका था। यहाँ पर 200 कहते हैं नवपाषाण काल के समय में लगभग जो है सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता चला। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व कहते हैं। वहीं पे उत्तर वैदिक काल को हम लेकर उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 ईसा पूर्व कहते हैं। इस 600 ईसा 6ठी शताब्दी में लगभग महाजनपद काल आ चुका था। महाजनपद काल आ चुका था। महाजनपद काल आ चुका था। तो ऐतिहासिक काल के रूप में जो हैं ये रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक काल, तो ये 2 भाग में देखें, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरे भाग है ऐतिहासिक काल, जिसका जो होते हैं विवरण है, साक्ष्य है, लिखित में रहते हैं। लिखित साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय क्या घटनाएं हुई थी, उसके आधार पर हम ऐतिहासिक काल को जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 712 ईस्वी तक रहते हैं चला। 712 ये विभिन्न इतिहासकारों का मत जो होते हैं ये बांटते हैं। इतिहासकारों का मत अलग अलग तिथियों में भी डिवाइड करके रखते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार, पढ़ने के अनुसार के रूप में जो हैं ऐसे पढ़ते कहें तो ये लगभग जो होते हैं भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेते हैं, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक लगभग मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब आक्रमण किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब ये आक्रमण किया गया था, उस समय तक हम प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। यदि मध्यकालीन भारत की जानते हैं, एक तो समझे अरब होते हैं, अरब देश से मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ,
उसको जो होते हैं हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से लेकर के 1757 तक पलासी के युद्ध तक चला। पलासी के युद्ध तक चला। उसके बाद जो होते हैं संपूर्ण भारत पर लगभग जो होते हैं ब्रिटिश का शासन हो गया। संपूर्ण भारत पर लगभग ब्रिटिश का शासन हुआ। और जब फिर जो होते हैं हम ब्रिटिश का शासन हुआ, ब्रिटिश का शासन हुआ, हम 1947 में आजाद हुए। हम जब 1947 में आजाद हुए, आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में 1757 हैं। यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक चला। इस समय पर जैसे भारत पर मुस्लिमों का साम्राज्य रहा, मुगलों का साम्राज्य रहा मुख्य रूप से। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है जब से ब्रिटिश का शासन हो जाता है। हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन होता है, तब हम आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास को 600 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी तक माना जाता है। 712 ईस्वी तक। अब यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास कहेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास को फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा बीसी से लेकर के 600 बीसी के ईसा पूर्व था। इसी के आसपास से महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद का उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ पे महाजनपद काल की शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग महाजनपद काल की शुरुआत हुई। उसके बाद जो होते हैं यहाँ पर बोलते हैं भारत में मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ। मगध साम्राज्य में जो होते हैं मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 जो होते हैं वंश के शासकों ने शासन किया। वो था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। महाजनपद काल हुआ। महाजनपद में जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं जन मिलकर के रहते हैं, जन थे वो जन मिलकर के महाजनपद बन गए। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी थे। उसी के बाद जो होते हैं भारत पर मगध साम्राज्य का न्यू हुआ। मगध साम्राज्य में लगभग मुख्य रूप से जो होते हैं शासक थे 3 साल होते हैं वंश के शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध पर होते हैं मगध साम्राज्य पर 3 वंशों के उसके बाद जो होते हैं नंद वंश को होते हैं। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराते हैं। हरा करके मृत्यु देकर हरा करके मगध साम्राज्य पर यहाँ पे फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और मौर्य साम्राज्य लगभग 323 बीसी से लेकर के 184 बीसी तक चलता है, ईसा पूर्व तक चलता है। मौर्य साम्राज्य लगभग 323 बीसी से लेकर के 323 भी रहते हैं ईसा पूर्व से लेकर के 120 ईसा पूर्व तक चलते हैं। ये उत्तर भारत में थे। तो दक्षिण भारत में ही उसी समय समकालीन के रूप में थे, उसी के समकालीन के रूप में थे। संगम काल चल रहा था। चेर चोल और पांड्य का शासन था दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में जहां पर मौर्य साम्राज्य था, तो दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था और वहां पर चेर चोल और पांड्य थे दक्षिण भारत में। उत्तर मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ पर मौर्योत्तर काल हुआ। मौर्यों का जो होते हैं मौर्यों के शासक जो होते हैं उतने सशक्त नहीं थे जो अपने उसके साम्राज्य को बचा सके। तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल हुआ। और मौर्योत्तर काल में होते हैं 184 बीसी से लेकर के 313 बीसी ईस्वी के आसपास तक चला। मौर्योत्तर काल जो है लगभग 184 बीसी से लेकर के 313 एडी के आसपास तक चला। और मौर्योत्तर काल में मुख्य रूप से जो यहाँ पर मौर्योत्तर काल में से कौन कौन से वंशों का शासन किया, तो लगभग शुंग वंश, कनव वंश, आंध्र सतवाहन वंश, चेदी वंश और आंध्र सतवाहन का ही एक भाग के रूप में था वाकटक वंश।
मौर्योत्तर काल में लगभग कितने वंशों के लगभग शासन थे? कौन कौन से वंशों ने शासन किया? तो शुंग ने किया, कनौ ने किया, शुंग ने किया, कनौ ने किया, आंध्र सातवाहन ने किया, चेदी वंश ने किया। और यहाँ पर आंध्र सातवाहन का ही एक अंग, विभिन्न आंध्र सातवाहन के विभिन्न अंग थे, विभिन्न राजते हैं क्षेत्रों में इसकी कुछ शाखाएं थी जिसका जो थे अलग अलग भाग थे। तो आंध्र सातवाहन वंश का ही एक भाग था वाक्टक होते हैं, एक भाग तक के रूप में वाक्टक वंश के रूप में था, जो दूसरे प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में था। तो मौर्योत्तर काल में 184 बीसी से लेकर के मौर्योत्तर काल 184 बीसी से लेकर के 313 एडी के आसपास तक चला, जिसमें शुंग, कनौ, आंध्र सातवाहन, चेदी और वाक्टक वंशों ने शासन किया। इसके बाद मौर्योत्तर काल में ही भारत पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हुआ। इसके बाद भारत पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें हिंद यवन का आक्रमण शुरू हुआ। उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाणों ने आक्रमण किया। भारत पर मौर्योत्तर काल में ही भारत पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हुआ, और विदेशियों के आक्रमण के रूप में भारत पर रहते हैं, विदेशी आक्रमण के रूप में रहते हैं हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण ने। इसके पहले मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर जो है सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया था। उसके पहले भी एक ईरानियों ने आक्रमण किया था। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर ईरानियों ने आक्रमण किया था भारत पे। उसके बाद सिकंदर यूनानी ने आक्रमण किया था। सिकंदर में यूनानी रहते हैं यहाँ पर, जिसके जो है धनानंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सबसे पहले एक ईरानियों ने आक्रमण किया था। धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। उसके बाद मौर्योत्तर काल में फिर विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें हिंद यवन का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, पहलवों का आक्रमण हुआ और कुषाणों का आक्रमण हुआ। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में जाकर के यहाँ पर भारत में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी। तो विदेशियों में आक्रमण में सबसे पहले यदि हम कहेंगे तो विदेशियों के आक्रमण में हिंद यवन का हुआ, शक का हुआ, पहलव का हुआ, कुषाण हुआ। इसके पहले की बात करें तो इनसे पहले भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले ईरानियों ने किया, उसके बाद यूनानी सिकंदर का आक्रमण धनानंद के समय में हुआ। उसके बाद यहाँ पर मौर्योत्तर काल में हुआ। इसके बाद की कहते हैं हिंद यवन का आक्रमण हुआ, शक, पहलव और कुषाणों का। उसके बाद भारत पर गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी, जो लगभग 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य का शासन 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चला। उसके बाद गुप्त साम्राज्यों के बाद हर्षवर्धन का काल हुआ, जो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक चला। हर्षवर्धन का काल हुआ। हर्षवर्धन के समय में ही हर्षवर्धन के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में हमें भारत के इतिहास में जोते हैं और क्या जाते हैं। हर्षवर्धन काल के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में पाल, प्रतिहार और राजपूतों का जोते हैं शासन के रूप में हुआ, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्षों में पाल, प्रतिहार और राजपूतों ने भाग लिया। ये प्राचीन भारत का हम एक जोते हैं समरी के रूप में अभी हम देने का प्रयास किए हैं। पाल, प्रतिहार, राजपूतों का, और दक्षिण में जाते हैं उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राजपूतों का शासन हुआ। पाल, प्रतिहार और राजपूत हर्षवर्धन काल के बाद जो कनौज पे आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होते रहे, जिसमें पाल, प्रतिहार और राजपूतों ने शासन किया था। उसके बाद उसी समय दक्षिण भारत में चेर चोल के रूप में थे। चेर चोल और पांडव का उदय हैं। चेर चोल और पांडव का भी उदय के रूप में हुआ, जो संगम काल के रूप में भी थे। संगम काल के रूप में भी चेर चोल पांडव थे, जो वहां पर रहते हैं। प्रतिहार के समय में भी जो थे, फिर वहां पे होते हैं, इनकी नींव पड़ती गई, फिर से उदित होते गए। और इस तरह से हम एक भारतीय इतिहास का एक समराइज करने का प्रयास किए कि हमें भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है।
भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है, तो भारत के इतिहास के रूप में हमें देखना है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। वैदिक सभ्यता दो भागों में बढ़ती है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद महाजनपद शुरू होता है, महाजनपद। उसके बाद महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य की नींव पड़ती है, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में जो होते हैं शुंग, कण्व, आंध्र सतवाहन और वाकटक का होता है, विदेशियों का आक्रमण होता है, जिसमें हिंद एवं शक, पहलव और कुषाणों का आक्रमण होता है। गुप्त साम्राज्य होता है, 300 गुप्त साम्राज्य है, हर्षवर्धन काल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चेर चोल होते हैं, चालुक, चेर चोल, पांड्य, चेर चोल, पांड्य, इनकी होते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब अगले अध्याय में हम आएंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल के रूप में जो अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।